मिसाइलों का मामला है और एयर डिफेंस का मामला है, एवैक्स का मामला है, और ऐसा मामला है कि पाकिस्तानी का जो है पाकिस्तान की बर्बादी का मामला है। तो इस बर्बादी के मामले में कैसे उनका जो हथियार था, उनका जो जखीरे थे हथियार के, उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, वो उतने कामयाब साबित नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास हथियार नहीं है, या फिर पाकिस्तान के पास मिसाइलें नहीं है, या पाकिस्तान के पास एयरफोर्स नहीं है सब कुछ उसके पास। लेकिन क्या हुआ देवनाथ जी, जो ये इतने फेलियर इतना बड़े लेवल पर हुआ वहां पर? हाँ शिवम जी, किसी भी युद्ध में आजकल और भविष्य में भी एयर डिफेंस सिस्टम का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका सर्विलेंस रेडार, जो कि पहले दुश्मन के ड्रोन, यूएवी, मिसाइल या हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को ढूंढता है। जी। तो ये जो पिछले 3 दिनों के जो हमले हुए, उसमें इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन आर्मी ने और नेवी ने भी इस तरह के ड्रोन्स, मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जिनका रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा होता है। बिल्कुल। मैं दर्शकों को रेडार क्रॉस सेक्शन के बारे में समझाता हूं। जी। क्या होता है, जब एक रेडार दुश्मन के जहाज को ढूंढ रहा होता है तो रेडार से तरंगे छोड़ी जाती हैं, जो कि दुश्मन के हवाई जहाज से टकराकर वो तरंगे वापस लौटती हैं रेडार तक, जी। और रेडार का कंप्यूटर भांप जाता है कि दुश्मन का हवाई जहाज कहां पर है। अब क्या है, अगर तरंगों को दुश्मन के हवाई जहाज से टकराकर वापस आना है तो दुश्मन के हवाई जहाज का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। लेकिन हमने इस दौरान, पिछले 3 दिनों के रातों के दौरान, जो ड्रोन यूज किए, यूएवी यूज किए, मिसाइल यूज किए, उनका साइज सामने से देखने पर उनका साइज इतना छोटा होता था कि रेडार वेव जो आते थे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं जाते थे। थोड़ी सी टेक्निकलिटी है। एक और चीज जो भारतीय वायुसेना ने और आर्मी ने बखूबी इस बार किया कि हर टारगेट को वेपन सिस्टम से मैच किया। टारगेट को स्टडी किया गया, देखा कि उसकी टारगेट की हार्डनिंग कितनी है, कि ये सॉफ्ट टारगेट है कि कंक्रीट के पीछे है। फिर डायरेक्शन ऑफ अटैक को इस तरह से तय किया गया कि सिर्फ टारगेट पर नुकसान हो, आसपास जो सिविलियन आबादी है यानी कोलैटरल डैमेज है वो कम से कम हो। तो मेरे ख्याल से हमें काफी सारे आज के इस सफल ऑपरेशन के लिए 10 में से 6 नंबर तो शिवम हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज को ही दे देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर स्थित जो टारगेट हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को दी, जिसके बतौर उसके बाद हम गुड अटैक प्लानिंग कर सके। जी शिवम। बिल्कुल। तो इंटेलिजेंस को आपने कहा कि भाई मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो इंटेलिजेंस को देने चाहिए। मैं तो कहता हूँ फुल मार्क्स उनको दिए जाएं, मेजर रोल उन्हीं का यहाँ पर जो है वो था। ठीक है, मेजर माथुर भी जी हैं हमारे साथ और चक्रपाणी जी भी है। मेजर माथुर जी, मेजर माथुर साहब, आपसे मैं पहले ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि भाई जैसा कि देवनाथ साहब ने कहा कि भाई इंटेलिजेंस का तो बिल्कुल यहाँ पर श्रेय जाना ही चाहिए कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ लोकेशंस को बताना। और ये वेपनरी की अगर बात की जाए तो अब ये हो चुका है कि भाई जब हमारे हथियारों की बात होगी तो लोग पहले इजराइल करते थे, अब लोगों ने भारत का नाम लेना चालू कर दिया है। ब्रह्मोस सबकी जबान पर आ गया है, आकाश सबकी जबान पर आने लग गया है, और हमारी मिसाइलों के बारे में कि भाई भारत भी घुस के मारता है, ये बात बिल्कुल सामने आ गई है। और रूस यूक्रेन का युद्ध तो एक अलग स्केल का था, अलग लेवल का था। वहां पर यूक्रेन तो बिल्कुल भी नहीं मुकाबला कर सकता था, ये रूस जानता था। लेकिन भारत को तो पता था कि पाकिस्तान से बहुत बड़ा रिएक्शन आ सकता है, ये दुनिया भी समझती है। और पाकिस्तान को एक हम हल्के दुश्मन के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं लेते, चाहे वहां पर भिखमंगे वो हो जाएं, लेकिन हथियारों के लिए पैसा जरूर रखा था उन्होंने। बिल्कुल शुभम, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ। कमोडोर देवनाथ ने काफी बातें बताई हैं, लेकिन हमें ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाए बगैर मैं आपको एक बात बताता हूं कि हमारे को लाभ कहां हुआ। हमने कच्छ से लेके सियाचिन ग्लेशियर तक एक सीमलेस इलेक्ट्रॉनिक फेंस तैयार कर ली थी। इलेक्ट्रॉनिक फेंस का मतलब है कि ऐसा रडार सिस्टम था जो हर जिसके पास भी जो भी रडार है उसको एक इंटीग्रेटेड तरीके से पूरी रडार की एक पूरी फेंस बना दी थी, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा फायदा हुआ डिसेप्शन में, बहुत बड़ा फायदा हुआ सर्विलांस करने में, कहां से जाना है, कहां क्या करना है। दूसरी चीज थी,
दूसरी चीज थी कि हमने तमाम एडी वेपन्स, एयर डिफेंस वेपन्स हर एक के पास होते हैं। एडी वेपन्स एक इन्फेंट्री बटालियन के पास भी है, शॉर्टर फायर मिसाइल है उसके पास, शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट रेंज एडी सिस्टम अभी खरीदे हमने कुछ दिन पहले। और तो वो तमाम एडी सिस्टम्स को एक अच्छे इफेक्टिव ग्रिड में हमने पूरा बुन दिया, फिर कच्छ से लेकर के सियाचिन ग्लेशियर तक। अब हमारे पास एक अभेद्य इलेक्ट्रॉनिक फेंस थी और एक शानदार एयर डिफेंस सिस्टम था, जो कि इन्फेंट्री बटालियन के शोल्डर फायर्ड हथियार से लेकर के इंडियन एयरफोर्स के एडी एयरक्राफ्ट तक सब उसमें इंटीग्रेटेड थे। तो उससे क्या फायदा हुआ कि जब भी हमारा एरिया ब्रीच हुआ उसको हमने। अब सबसे बड़ी बात देखिए, मैं बता रहा हूं कि इसके लिए जिम्मेवार पाकिस्तानी, ठीक है, जो चीन का हथियार है वो इतना खराब नहीं था। देखिए आपको बहुत, ये शिवम मैंने 2 दिन पहले भी यही बात कही थी, कल भी ये बात मैं बार बार रिपीट करता रहूंगा कि ऐसे परिस्थिति में जब 15 दिन से आप दोनों देशों के बीच में टेंशन है और वो आपकी एक्सरसाइजेस चल रही हैं, आपके पास भी एक बहुत जबरदस्त एयर डिफेंस का अम्ब्रेला है। पाकिस्तान की एयर डिफेंस की तो शक्ति को हम कम ना के, बिल्कुल नहीं, उनके पास एयर डिफेंस हथियार है, तो बावजूद उसके 7 मई को हमने 24 मिसाइलें दागी। 24 की 24 मिसाइलें 100 किलोमीटर तक पाकिस्तान के अंदर जाके अपने टारगेट पे उन्होंने हिट किया और पूरा इफेक्ट, 9 उनके आतंकवादी सेंटर समाप्त हो गए, 100 से ज्यादा उनके टेररिस्ट मारे गए। तो ये होता है पूरा सरप्राइज हासिल करना। इतनी तो उससे क्या हुआ, नुकसान क्या हुआ कि या तो लोगों का चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स में या जहां से भी उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम्स ले रखे हैं उसमें से विश्वास कम हो गया, और दूसरी बात जो मैन बिहाइंड द मशीन है पाकिस्तानी सैनिक, उसको कहीं ना कहीं उसको कोई गुमान था, कोई वजह थी, या हमने इतना जबरदस्त डिसेप्शन प्लान को बनाया था कि उनको उम्मीद नहीं थी कि साथ में। माथुर साहब, एक मुझे वो दौर याद है जब आप भी मेरे साथ बैठते थे और पाकिस्तानी मेहमान बैठते थे तो वो हाथ में अपने चाय का कप दिखाकर कहते थे हम तो इंतजार कर रहे हैं आप कब हमला करेंगे,